अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ऐसा भी समय था जब एक महिला अंडरवर्ल्ड को लीड कर रही थी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज कर रही थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक महिला को क्यों अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा। इस महिला का भारत देश की आजादी से क्या संबंध है, क्यों ये अपने पति और पिता से बगावत करके क्रांतिकारियों की मदद किया करती थी। इनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका पति इनके 5 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। और तो और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये इतनी पावरफुल लेडी डॉन बन गई थी कि अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स इन्हें मौसी कहकर बुलाते थे। और तो और पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें अंडरवर्ल्ड के जुर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन वो कहावत है ना कि रास्ते आप भले ही बदल दीजिए, लेकिन कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आखिर अपने उसी जुर्म के रास्ते की वजह से एक दिन इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेडी डॉन जेनाबाई के बारे में जिनके नाम से सारा अंडरवर्ल्ड कांपता था। दोस्तों, जिनके सफलता की सीढ़ियां जितनी ऊपर तक जाती हैं, दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा सीढ़ियां नीचे जमीन के अंदर भी होती हैं। और वो सीढ़ियां होती हैं उस इंसान के दुख भरे संघर्षों की, जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती हैं। तो आइए जानते हैं इस लेडी डॉन के बारे में। मुंबई के डोंगरी इलाके में जन्मी और पली बड़ी एक पावरफुल महिला डॉन, जिसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह दाऊद भी मौसी बुलाता था। और तो और अंडरवर्ल्ड के बड़े बादशाह जैसे करीम लाला हाजी मस्तान, वरदराजन वर्धा उनके आगे सलाम ठोकते थे। एक ऐसी महिला जिसने पुरुष प्रभावी अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर अपना धाक जमाकर अपना रुतबा बनाया था, अपनी पहचान बनाई थी। अकेले खुद को लेडी डॉन बनाया जिसके सामने सब झुकते थे। जेनाबाई की कहानी तब शुरू हुई जब भारत देश अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, जब भारतवासियों पर अंग्रेजों द्वारा जुल्म ढाए जा रहे थे। उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी के ग्रुप थे, उनके रास्ते भले अलग अलग थे, लेकिन सबका प्रयास कहीं न कहीं यही था, इन अंग्रेजों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। आजादी के लगभग 27 वर्ष पहले 1920 में मुंबई के डोंगरी इलाके में जेनाबाई का जन्म होता है। इनका जन्म एक गरीब मुस्लिम परिवार में होता है। कुल 6 भाइयों में ये अकेली बहन थी। इनके पिता सामान ढोने का काम करते थे। वो लोडिंग का काम होता है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह उतारना फिर चढ़ाना, जिसकी वजह से घर की 2 वक्त की रोटी आती थी और इनकी माताजी घर संभालती थी। उस समय हर किसी में ही आजादी को लेकर एक जोश था, जुनून था। जिधर देखो उधर ही आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का माहौल था। और इसी माहौल में पली बड़ी जेनाबाई भी खुद को इन सब से अलग न रख सकी और 12 वर्ष की उम्र में ही महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर जुड़ गई, शामिल हो गई। फिर धीरे धीरे मुंबई के सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। क्योंकि उस समय बाल विवाह का चलन तेजी पर था, इसलिए जेनाबाई की शादी भी 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई। पिता को नापसंद होने के बाद भी जेनाबाई सभी धर्म के क्रांतिकारियों के साथ काम करती थी, उनकी मदद भी किया करती थी। और तो और एक बार उन्होंने एक हिंदू क्रांतिकारी की मदद की थी जिसे अंग्रेज मार देना चाहते थे। और इसी वजह से जेनाबाई को अपने पति की गालियां और मार तक भी खानी पड़ती थी। धीरे धीरे 1947 का वो दिन आ गया जब भारत देश आजाद हुआ। लेकिन देश के इस खास मौके पर जेनाबाई के साथ भी कुछ खास घटित हुआ। बताती हूँ कैसे। जब अंग्रेज गए तो वो भारत को यूं ही नहीं छोड़कर गए, वो भारत को 2 भागों में बांट कर गए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय विश्व में एक अलग ही इतिहास रचा गया। उस समय बहुत बड़ी जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान से जितने भी हिंदू थे वो भारत लौट कर आ रहे थे और भारत में जितने भी मुस्लिम रह रहे थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। और इसी जद्दोजहद में जेनाबाई का पति भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा था। क्योंकि जेनाबाई भारत को अपना देश मानती थी, जिस देश के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, उस देश को वो छोड़कर कैसे जा सकती थी। इसी जद्दोजहद में उनका पति जेनाबाई के 5 बच्चों के साथ भारत में ही अकेला छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। जेनाबाई का पूरा नाम
जेनाबाई दारू वाली है, लेकिन इनके नाम के आगे दारू वाली कैसे ऐड हुआ ये हम बात करेंगे। इसमें ये भी बात करेंगे कि जेनाबाई माफिया क्वीन कैसे बनी और एक पावरफुल लेडी डॉन कैसे बनी। ये वो समय था जब जेनाबाई के लेडी डॉन बनने की शुरुआत थी भारत की आजादी के बाद। भारत की आजादी के बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। लोगों के पास खाने का राशन भी कम पड़ने लगा था। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए राशन वितरण की मुहिम चलाई गई। क्योंकि जेनाबाई को अपने 5 बच्चों का पेट पालना था, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद कैसा मंजर था। अफरा तफरी का माहौल था, हर जगह डर और भय का माहौल था, मारपीट का माहौल था, एक दूसरे की जान लेने का माहौल था। ऐसे में एक मुस्लिम महिला का अपने 5 बच्चों के साथ रुकना, संघर्ष करना कितनी बड़ी बात रही होगी। शायद यही वो समय था जब जेनाबाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सहारा लेने लगी थी। कुछ न समझ आने पर जेनाबाई इस सरकारी राशन को ही अवैध तरीके से बेचने के धंधे में जुट गई और यही वो समय था जब वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उनका सामना होता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोक लगाया गया था कि ना ही कोई इस सरकारी राशन को अपने पास इकट्ठा करके रख सकता है और ना ही बिना लाइसेंस वाले लोगों को इसे बेच सकता है, वहीं दूसरी तरफ जेनाबाई इस अवैध धंधे में डुबकी लगाती चली गई। जी हाँ, जेनाबाई एक ब्रोकर की तरह चावल, गेहूं और दाल की स्मगलिंग अनलाइसेंस्ड रीसेलर और रिटेलरों को करने लगी और धीरे धीरे इनका नाम सब जगह फैल गया। ये एक प्रभावशाली महिला बनती चली गई और सबसे बड़ी बात, पुलिस के छापा मारने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता था, क्योंकि जेनाबाई इस काम को बहुत ही बारीकी और समझदारी चालाकी से पूरा करती। जी हाँ, इस धंधे से मिली नई पहचान ने जेनाबाई को 3 दूना और रात चौगुना प्रसिद्ध कर दिया पूरे मुंबई में। आगे चलकर जेनाबाई ने एक इकबाल गांधी नामक एक नए शख्स से शादी कर ली, लेकिन वक्त को कहाँ ये सब यूं ही पसंद होता है। वक्त बदला और जेनाबाई का इस धंधे में मुनाफा धीरे धीरे कम होता चला गया। चूँकि जेनाबाई की पैठ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत अच्छी बन चुकी थी, इसलिए उसी समय अंडरवर्ल्ड के एक बड़े डॉन वरदराजन मुदालियर से इनकी मुलाकात हुई। उस समय वरदराजन मुदालियर का धारावी में काफी अच्छी पकड़ थी, काफी बोलबाला था और वो वहाँ के एक तमिल कम्युनिटी के लोगों के लिए मसीहा था। वरदराजन मुदालियर से एक मुलाकात में उन्होंने जेनाबाई को शराब के धंधे करने के लिए ऑफर दिया। पहले तो जेनाबाई एक मुस्लिम महिला होने की वजह से इस धंधे से इनकार कर दी, लेकिन बाद में सोचने पर इस धंधे में अफराद पैसा देखकर और अपने 5 बच्चों की जिंदगी को देखते हुए जेनाबाई को लालच आ गया और फिर से वो एक अवैध धंधे में डुबकी लगाना शुरू कर दी। फिर क्या था, मुंबई के डोंगरी में ही शराब बनाने और बेचने का धंधा जोरों शोरों से शुरू हो गया। धीरे धीरे करके मुंबई के सभी बस्तियां, गली, मोहल्ले कब्जे में होते चले गए। सब जेनाबाई द्वारा बनाए शराब को ही इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जेनाबाई का कद पूरे मुंबई में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और ज्यादा बढ़ गया। पूरी मुंबई में उनका धाक जम गया। यही वो समय था जब जेनाबाई माफिया क्वीन बन गई और यही वो समय था जब जेनाबाई के नाम के आगे दारू वाली शब्द ऐड हो गया और उनका पूरा नाम जेनाबाई दारू वाली हो गया। ऐसी क्या वजह थी कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बड़े बड़े डॉन्स जेनाबाई को मौसी बुलाते? आइए जानते हैं। जेनाबाई का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनके पास आम जनता से लेकर के पुलिस ऑफिसर्स, बड़े बड़े डॉन्स, बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज वगैरह वगैरह उनके पास मिलने और मदद मांगने आते थे। अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब एक महिला डॉन से लोग मिलने और मदद की गुहार लगाने आते थे। उनके बनाए शराब मुंबई की दुकानों पर इस तरह बिक रहे थे जैसे दुकानों पर राशन के सामान बिक रहे थे। 1960 तक उनका ये धंधा चरम सीमा पर था। खूब पैसे और नाम कमाए जेनाबाई ने। उसी समय वरदराजन ने इनकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड के दूसरे बड़े डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला से कराई, क्योंकि वरदराजन को जेल से छुड़ाकर इन दोनों ने उसके काफी बड़े सारे मदद किए थे। और इधर जेनाबाई शराब के धंधे की वजह से इतनी प्रचलित हो चुकी थी कि हाजी मस्तान और करीम लाला ने जेनाबाई से मिलने की इच्छा खुद ही जताई थी वरदराजन से।
इसीलिए वरदराजन ने इन दोनों को जेनाबाई से मिलवाया था। जेनाबाई से मिलने के बाद इन दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि ये अपने ही किसी परिवार के बड़े हस्ती से मिल रहे। फिर क्या था, इज्जत से ये जेनाबाई को मौसी कहकर पुकारने लगे और इन्होंने जेनाबाई को सिर्फ मौसी का दर्जा ही नहीं दिया बल्कि हर जगह उनकी बात रखी, हर जगह उनकी बात मानी। अब हर जगह जेनाबाई का ही चलने लगा था, पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक। और इस तरह जेनाबाई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स की मौसी बन गई। आखिर में ऐसा क्या हुआ था जब जेनाबाई को अंडरवर्ल्ड के जुर्म का रास्ता छोड़ना पड़ा और धर्म का रास्ता अपनाना पड़ा? आइए जानते हैं। डोंगरी में ही जहां जेनाबाई रहती थी वहीं सामने एक परिवार से इनका खासा लगाव था। उसी परिवार में भविष्य के अंडरवर्ल्ड के बादशाह दाऊद का जन्म होता है। सबकी सुन दाऊद भी जेनाबाई को मौसी कहकर ही बड़ा हुआ होता है। जेनाबाई दाऊद के बारे में सब कुछ जानती हैं और उसके किए सभी काले कारनामों से भी वाकिफ होती है और समय पड़ने पर मदद भी करती है। दाऊद हर रोज किसी न किसी गैंग वालों से भिड़ता ही रहता था, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला को अपने धंधे चलाने में दिक्कत परेशानी आने लगी थी। और वो दिन दूर नहीं था जब दाऊद मर्डर के रंग में अपने हाथ लाल कर लेता है। मासी, मासी दरवाजा खोलो, मैंने उसे मार डाला मासी, और पुलिस मेरे पीछे है। मेरा बाप भी मुझे नहीं। जेनाबाई ने दाऊद को एक तरकीब निकाल कर बचाया। वो क्राइम ब्रांच के एक बड़े ऑफिसर से जाकर के मिली और दाऊद को एक इन्फॉर्मर बनाकर उस पर लगे सभी चार्ज हटाने की बात की। घर आने पर दाऊद ने पूछा कि क्या हुआ, तो मौसी ने कहा कि मैंने सब ठीक कर दिया है, लेकिन अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। मौसी के कहने पर दाऊद को अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग से हाथ मिलाना पड़ा और इस तरह से उसकी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नई शुरुआत हुई। मौसी के कहने पर सभी गैंग वालों ने अपने अपने एरिया बांट लिए और शांति से अपना धंधा चलाने लगे। अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स के ऊपर मौसी का हाथ इस तरह था जैसे सबने ताज पहन रखा हो। पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन समय तो समय है, बदलना उसका नेचर है। और बात जब गलत धंधे की हो तो क्या कहना। समय आ गया इमरजेंसी का। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। उस समय भारत की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी और इधर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अफरा तफरी मच गया था। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स नए नए बिजनेसेस ट्राई कर रहे थे क्योंकि उनके पुराने धंधे में दिक्कत परेशानी आने लगी थी और नए नए धंधे बनाने के चक्कर में वो अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे थे। इसी नेटवर्क बढ़ाने के चक्कर में सभी गैंग्स के बीच एक गैंग वॉर छिड़ जाता है और इसी गैंग वॉर में शामिल होता है जेनाबाई का बेटा भी। और इसी गैंग वॉर की वजह से एक दिन जेनाबाई का बेटा मारा जाता है, जिसकी वजह से जेनाबाई को बहुत बड़ा सदमा लगता है। अपराधियों तक पहुंच होने के बाद भी जेनाबाई ने उन सब को छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें मारने से मेरा बेटा वापस नहीं मिलेगा, इनको ऊपर वाला ही सजा देगा। अपने बेटे की मौत और अपनी बढ़ती उम्र की वजह से जेनाबाई ने ये धंधे करने छोड़ दिए। यही वो समय था जब जेनाबाई ने अंडरवर्ल्ड के जुर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लिया। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगी जो वो आजादी के समय भी किया करती थी। जब भी दोनों संप्रदायों में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता था, जेनाबाई सुलह कराने पहुंच जाती और हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी। आखिर इतनी बड़ी लेडी डॉन की मौत कैसे हुई, ये राज अभी बाकी है। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां धंधे में जेनाबाई का नेटवर्क खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोगों में उनकी छवि भी बहुत तेजी से बदल रही थी। सभी अंडरवर्ल्ड के डॉन्स, यहाँ तक कि दाऊद भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। अपने बेटे की मौत के बाद एक बड़ा झटका जेनाबाई को और लगा जब 12 मार्च को 1993 में मुंबई में बड़ा बम। 12 मार्च 1993 ये वही दिन है जिस दिन देश की मायानगरी दहल उठी थी। भारतीय इतिहास का वो दिन जिसने देश में आतंकवाद की नई परिभाषा गढ़ दी। इन सीरियल धमाकों में 257 लोग मौत की नींद सो गए। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये कुल 12 आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी जिसने
पूरी मुंबई को दहला दिया था। उस समय वो खुद को संभाल नहीं पाई और उन्हें पछतावा भी हो रहा था कि अगर उनका नेटवर्क आज मजबूत होता तो इस बम विस्फोट के बारे में उन्हें पता चल जाता और वो अपनी मुंबई को बचा सकती थी। इस बम विस्फोट के बाद वो सबसे ज्यादा नाराज दाऊद से थी। उनका कहना था कि जिस मुंबई ने इन सबको सब कुछ दिया, उसी मुंबई में इन्होंने लाशों की ढेर लगा दी, उसी मुंबई को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस गहरी दुख ने उन्हें और ज्यादा बीमार कर दिया। फिर क्या था, इसी बीमारी की वजह से एक दिन जेनाबाई की मौत हो गई। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं जेनाबाई के बारे में? पहले तो उनका रास्ता सही था, लेकिन बाद में उन्हें अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि जेनाबाई ने सही किया या गलत, या उनके पति ने उनके साथ सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।